हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम। मैं मनोज पवार एक बार फिर मिशन रीड भानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा इतिहास का जो सीरीज चल रहा है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है और काफ़ी सारी नई सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है इसी चैनल पे। तो आप सभी लोग सारे वीडियोस देखें हैं और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हमने कोशिश की है कि पूरा का पूरा रीड सिलेबस हम इस चैनल के माध्यम से आपका कंप्लीट करवाएंगे। चलिएगा, इतिहास के जिस टॉपिक पर हम लास्ट वीडियो में आपको छोड़ा था मैंने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, उसी क्रम में आज का जो ये वीडियो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण के बारे में है। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं कि 3 भागों में बांट करके हम इसको पढ़ रहे हैं सुविधा की दृष्टि से और प्रमुख घटनाओं की दृष्टि से। पहला चरण हमने देखा था 1885 से लगाकर 1905 का समय, जिसको अतिवादी या उदारवादी काल कहा गया। उसके बाद के काल को हमने 1905 से 1919 के समयावधि के दौरान देखा, जिसे राष्ट्रवाद, और कौन सा राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। और जो अंतिम हमारा चरण रहता है जिसकी शुरुआत है 1919 से लगाकर 1947 यानी कि भारत की आजादी तक, ये अंतिम चरण रहता है। और इसे हम गांधी युग कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस पीरियड के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई, उसका संबंध कहीं ना कहीं गांधी जी से अवश्य रहा है। तो चलिएगा, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करूंगा मैं गांधी जी के भारत आगमन से। वैसे ये लास्ट वीडियो के अंदर कुछ फैक्ट मैंने डाले थे, लेकिन जब अब इस चरण को हम शुरू कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह जानकारी हमारे लिए जरूरी रहेगी इस वीडियो के अंदर। 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है और आप लोग जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि ये पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय। 1914 से प्रारंभ हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही महात्मा गांधी का आगमन होता है भारत में। और यहां आने के पश्चात, क्योंकि वो अपना पहला प्रयोग सत्याग्रह का कर चुके हैं दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध, और उसी क्रम में जब भारत आकर के वे भारतीयों की स्थिति देखते हैं तो कहीं ज्यादा फर्क उन्हें नहीं लगता है। श्वेत अश्वेत के बीच होने वाले भेदभाव और भारत के अंग्रेजी शासन और भारतीय लोगों के बीच के उस संबंध को उन्होंने श्वेत अश्वेत वाले संबंध से जोड़कर देखा कि यहां पर भी भारतीय लोग दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में प्रवेश हो जाता है इस युग पुरुष का। तो महात्मा गांधी भारत जब आते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन है, इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वीडियो के लास्ट में इस पर डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा, भारत आगमन होता है महात्मा गांधी का और भारत आने के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है कि विश्व युद्ध में अगर भारतीय लोग हमारी सहायता करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को इस मदद के बदले कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। तो इसी क्रम में महात्मा गांधी भारतीय युवकों से आग्रह करते हैं कि उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहिए। और जैसा कि परिणाम सर्वविदित है, इस विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्रों की विजय होती है और भारत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान मानते हुए महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है। बिल्कुल हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहीं ना कहीं भारत का शेर प्रतीत होता है। इस उपाधि का तात्पर्य केसरे हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन भारतीय लोग इन्हें सार्जेंट या एजेंट कहकर पुकारते हैं, क्योंकि अभी गांधी जी भारत आए हैं, इतनी प्रसिद्धि नहीं है। सार्जेंट या एजेंट क्यों कहते हैं कि ये ब्रिटिश सरकार का एक एजेंट है, एक सार्जेंट है जो भारतीय युवकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करवा रहा है। ओके, चलिएगा, इसी क्रम के अंदर 1915 की ही महत्वपूर्ण घटनाओं की बात कर रहा हूं। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर, जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं, गांधी जी द्वारा एक आश्रम स्थापित किया जाता है, जिसको ये नाम देते हैं सत्याग्रह आश्रम।
जिसे हम वर्तमान में और कालांतर में साबरमती आश्रम के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। एक पूर्वकालीन घटना जो 1915 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध नहीं है, लेकिन गांधी जी के जीवन से जरूर उसका संबंध है। गांधी जी के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की जाती है 1909 में, हिंद स्वराज। और यहां इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए जाहिर होती है कि इसी में उन्होंने भारतीय स्वराज की अपनी अवधारणा को स्पष्ट किया था और असहयोग किस रूप में किया जाना है 1921 में चर्चा करूंगा उसके बारे में, असहयोग के बारे में। तो हिंद स्वराज इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो 1909 में इनके द्वारा लिखी जाती है। अब भारतीय इतिहास और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई वे घटनाएं जिन्होंने भारत में गांधी जी को प्रसिद्धि दिलवाई, वे घटनाएं होती है 1917, 1918, देन 1918 अगेन। देखिएगा यहां पर तीनों चीजें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, सिर्फ नाम ही लिखूंगा। चंपारण, देन खेड़ा और फिर अहमदाबाद। अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग लोगों द्वारा गांधी जी का सहयोग प्राप्त किया जाता है सत्याग्रह के रूप में। चंपारण के नील किसान 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रह करते हैं, गांधी जी नेतृत्व करते हैं और सफलता मिलती है। खेड़ा किसानों के राजस्व वसूली से लेकर के उनकी मांगे, वहां पर भी गांधी जी का सहयोग सत्याग्रह के रूप में। अहमदाबाद के मिल मजदूर जो कि प्लेग बोनस के लिए मांग कर रहे होते हैं, तो मिल मालिकों के सामने ये मांग लेकर खुद गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठते हैं और अंत में निर्णय लिया जाता है 35% बोनस इन कर्मचारियों को देय होगा। चलिएगा आगे बात करूंगा 1919 की महत्वपूर्ण घटना जिसने अंग्रेजों की नीतियों को स्पष्ट कर दिया था भारतीय लोगों के जहन में। कहां तो भारतीय लोग प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ अच्छा मिलने की आस कर रहे थे, लेकिन मिलता क्या है उन्हें मिलता है रॉलेट एक्ट। क्या है रॉलेट एक्ट देखिएगा। भारतीय राजनीतिक गतिविधियों के बढ़ते हुए प्रभाव और भारतीय लोगों की भागीदारी को देखते हुए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक अधिनियम बनाया जाता है 1917 के अंदर, लेकिन इसे भारत में लागू किया जाता है 19 मार्च 1919, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, छोटी क्लासों से हम इसका अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष होते हैं और इसी कानून को भारतीय लोगों द्वारा काले कानून की संज्ञा, काला कानून कहा है। तो एक व्यक्ति जो है मोहम्मद अली जिन्ना, उनके द्वारा इस कानून को और ब्रिटिश सरकार के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए हैं शैतान की करतूत कह करके। यानी भारतीय लोग इस कानून से काफी ज्यादा नाखुश है और नाखुशी का कारण क्या है कि इस रॉलेट एक्ट के जरिए भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और कुचलने का अंग्रेजी सरकार का एक प्रयास, यानी कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त है और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की साजिश में होगा, ऐसी अगर संभावना भी है तो उक्त व्यक्ति को बिना किसी अग्रिम कार्रवाई के गिरफ्तार करके सीधे 2 वर्ष के लिए कारावास में डाला जा सकता है। और इस कानून के संदर्भ में कहा जाता है न वकील, न अपील और न दलील। यानी ऐसा कानून जिसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे वकील करने का भी अधिकार नहीं है, अग्रिम या उच्च न्यायालय में अपील करने का भी, और अपने बात को या अपने पक्ष को रखने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार का कानून लेकर के आती है कौन? ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश शक्ति जो है वो इस प्रकार का कानून भारतीयों के खिलाफ 1919 में लेकर के आती है। तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। पूरे भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में भारतीय लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। चलिएगा, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में क्योंकि महात्मा गांधी अब धीरे धीरे भारत की राजनीतिक जो भूमि है या नभ है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रकाशमान होते से दिखाई दे रहे हैं, तो इसी क्रम में 9 अप्रैल 1919 की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है कि गांधी जी का भारत और विशेषकर दिल्ली में आने पर पाबंदी लगा दी जाती है, क्योंकि दिल्ली
उस समय तक केंद्र बन चुका था, राजधानी परिवर्तित हो चुकी थी। 1911 दिल्ली दरबार, कल के वीडियो में देखा है, 1912 के अंदर दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। तभी की घटना है, लॉर्ड हार्डिंग्स पर रास बिहारी बोस द्वारा बम फेंका जाता है। तो 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी का दिल्ली आगमन पर पाबंदी लगा दी। बावजूद इसके महात्मा गांधी दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में इस डेट को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली में गिरफ्तार कौन हो गए साहब? महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार करके उन्हें वापस बंबई लाकर छोड़ दिया जाता है। उद्देश्य यही है कि दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए, गिरफ्तार किया और सीधा बंबई शिफ्ट कर दिया वापस। अब एक और घटना देखिएगा, घटना क्या होती है कि पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता हैं, पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे नेता हैं डॉक्टर सत्यपाल, सतपाल कह दीजिए, सत्यपाल कह दीजिए। इन दोनों प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और पंजाब के लोग इस घटना और इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और एक जुलूस निकालते हैं कि साहब तो ये महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया, दोनों प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, स्वाभाविक सी बात है जनता उसका विरोध प्रदर्शन करती है शांतिपूर्ण जुलूस के रूप में। लेकिन इस शांतिपूर्ण जुलूस पर 10 अप्रैल को अंग्रेजी सरकार द्वारा गोलीबारी करवाई जाती है, जुलूस पर गोली, जिसमें काफी लोग हताहत होते हैं। अब रूपरेखा यहां से तैयार होती है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है उन्होंने भारतीय लोगों को हड़ताल करने के लिए आह्वान किया है कि हड़ताल कीजिए। रेलों की हड़ताल होती है, संचार व्यवस्थाएं ठप हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार बहुत बुरी तरह से बौखला जाती है और अपनी बौखलाहट निकालने का जरिया क्या बनता है वो हमारा अगला पॉइंट रहेगा। देखिएगा, घटनाएं एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे, समझना आसान रहेगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन जो किचलू है और सत्यपाल की गिरफ्तारी, अगले दिन लोग उतरे सड़कों पर, उन पर गोलीबारी। तो अगली जो महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल भारतीय इतिहास वरन विश्व इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, एक बर्बरता और क्रूरता का उसे पर्याय माना जाता है, वो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिएगा, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग की घटना क्यों हुई उसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। एक बार डेट देख लेते हैं, 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कहीं एग्जाम में निकाल करके पूछ लिया जाता है घटना। और दिन है बैसाखी का। बैसाखी एक त्योहार होता है जो पंजाब क्षेत्र में ज्यादा महत्व का होता है। चलिएगा, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार है। और पहले जो पूर्व 2 घटनाएं हो चुकी हैं, प्रमुख नेता सत्यपाल और किचलू गिरफ्तार और 10 अप्रैल के दिन गोलीबारी में लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। तो उसी का विरोध दर्ज करवाने के लिए लोग जलियांवाला बाग, जो कि पंजाब में अमृतसर में स्थित है, वहां इकट्ठा होते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बहुत सारे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और तभी वहां पहुंचते हैं जनरल डायर, एक सैनिक टुकड़ी को लेकर जनरल डायर वहां पहुंचते हैं और बिना किसी पूर्व चेतावनी के जनरल डायर द्वारा वहां भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी जाती है। अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मरते हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन अंग्रेजी सरकार कितना रिपोर्ट में बताती है 379 लोग मारे गए हैं, जबकि वास्तविकता है 1000 से भी ज्यादा लोग इस गोलीबारी में मारे जाते हैं। एकमात्र दरवाजे को घेर कर उन पर गोलियां चलाई जाती है। न बच्चों को देखा है, न महिलाओं को देखा है, और लोग भाग रहे हैं। बहुत ही भयावह दृश्य है, और ये दृश्य इतना भयावह था कि इसकी प्रतिक्रिया पूरे भारत में आना स्वाभाविक था। तो बात करेंगे दीन बंधु जी, बिल्कुल पहले एक देश बंधु की बात कर चुके हैं। देश बंधु कौन है? CR दास, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। तो दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज क्या कहते हैं? CF एंड्रूज कहते हैं कि जलियांवाला बाग की जो ये घटना है, ये जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है।
और हत्यारा किसे माना गया है? जनरल डायर को। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। दीनबंधु सीएफ एंड्रूज कहते हैं कि यह एक जानबूझकर की गई हत्या है और जनरल डायर इसके लिए दोषी है। अब इसी क्रम में देखिएगा, कुछ भारतीय लोग जो अभी तक अंग्रेजों द्वारा सम्माननीय थे, अंग्रेजों ने उन्हें काफी सारी उपाधियां प्रदान की थी, जिसमें मैंने बताया था एक उपाधि जो अभी महात्मा गांधी को प्रदान की गई है, हालांकि उसका संबंध आगे की एक घटना से रहेगा, लेकिन यहां बात करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, वो उपाधि ये इस घटना के पश्चात ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा देते हैं। एक और व्यक्ति जिनका नाम निकल करके आता है शंकर नायर। शंकर नायर कौन है? तो वायसराय जो कमिटी बनी हुई है, मंत्रिमंडल जो बना हुआ है, या उसकी एक तरह से कह दे ऑफिशियली जो टीम बनी हुई है, उसके एक सदस्य हैं शंकर नायर, ये वहां से त्याग पत्र दे देते हैं। लोग बहुत ज्यादा आहत होते हैं, बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों के मन के अंदर, और इसी का परिणाम है कि बड़े बड़े जो राष्ट्रवादी नेता है या प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो अपनी उपाधियां और सम्मान ब्रिटिश सरकार के मुंह पे दे मारते हैं कि हमें ऐसे सम्मान की आवश्यकता नहीं है। तो अंग्रेजी सरकार दबाव में आती है, दबाव में आएगी तो करेगी क्या? एक कमेटी गठित करती है जिसका नाम है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन किया जाता है, और हंटर कमेटी क्यों बनती है? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की जाए, और जांच करेंगे तो यहां पर कमेटी में 5 सदस्य, जिसके अंदर हंटर जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष है, उनको मिलाकर के 5 अंग्रेज शामिल होते हैं और 3 भारतीय शामिल होते हैं। भारतीय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से नाम रहेंगे? चिमनलाल शीतलवाड़, चिमनलाल शीतलवाड़ पहला नाम। दूसरा नाम है, दूसरे व्यक्ति कौन रहेंगे यहां पर? तो शाहबाज सुल्तान अहमद, शाहबाज सुल्तान अहमद। और तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जगत नारायण। तो देखिएगा, हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्य, चिमनलाल शीतलवाड़, शाहबाज सुल्तान अहमद और जगत नारायण। एक नाम यहां और निकल करके आता है हंसराज। हंसराज, हंसराज ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर के सरकारी सरकारी गवाह बन जाते हैं। सरकारी गवाह, वह भारतीय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सरकारी गवाह बन जाते हैं। हंसराज नाम है उनका। चलिएगा, तो यहां स्थिति यह बनती है कि ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बना ली है फॉर्मेलिटी करने के लिए कि भाई उसकी हम जांच करेंगे, और अंत में निर्णय क्या आता है? निर्णय वही आता है जिसकी भारतीय लोगों को उम्मीद थी। निर्णय यह आता है कि जनरल डायर द्वारा किया गया कृत्य माना जा सकता है कि गलत था, लेकिन उसने ये राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के किया है, ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए किया गया। मतलब इसे हत्याकांड की संज्ञा तक नहीं दी है ब्रिटिश सरकार ने और इस हंटर कमेटी ने, और भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए कि साहब हमने जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। लेकिन इसी क्रम में जब जनरल डायर पहुंचते हैं कहां? लंदन। तो लंदन में उनका स्वागत होता है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहकर संबोधित किया जाता है, 2600 पाउंड का नगद इनाम उनको दिया जाता है और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। यानी कि दोगली नीतियां अपना रही है ब्रिटिश सरकार। देखिएगा आगे इसी क्रम में देखते हैं अपन, ये सारी घटनाएं लंदन में, ब्रिटिश लंदन के अंदर जो लॉर्ड हाउस है वहां की घटनाएं, ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया है, 2600 पाउंड का इनाम नगद भुगतान दिया है, उसके अलावा वहां पर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहकर के, यानी कि इन्होंने एक प्रकार से बहुत अच्छा कार्य किया भारतीय लोगों के मन में डर और दहशत बिठाने के लिए। और देखिएगा घटनाक्रम आगे चल करके क्या आता है। 1940 की एक महत्वपूर्ण घटना आगे क्रम में जब आएगा तब वापस डिस्कस करूंगा, लेकिन संबंध यहां पे है तो यहां पर बताना ज्यादा जरूरी रहेगा। एक व्यक्ति जिनका नाम है उधम सिंह, और उधम सिंह ने क्या किया? वे पहुंच जाते हैं लंदन, किसकी तलाश में? डायर की तलाश में। और 1940 के अंदर उसी डायर को लंदन में गोली मार दी जाती है उधम सिंह के द्वारा। यानी एक प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लिया जाता है। चलिएगा, अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पर निकल करके आ रहा है। पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो पंजाब क्षेत्र के अंदर ही एक डंडा फौज बनाई जाती है। डंडा फौज जिसका संबंध जिस व्यक्ति से जिसने इसका
गठन किया है। चिमनदीप नाम है उस व्यक्ति का, और कौन से क्षेत्र में? पंजाब क्षेत्र में। और ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस डंडा फौज ने अंग्रेजों को क्या कहा है? अंग्रेजों को बंदर कहा है। और ये लोग क्या करते हैं? गश्त लगाते हैं सड़कों पर हाथ में डंडा लेकर के, और चिड़िया मार बंदूक इनके हाथ में रहती है, और उद्घोष करते हैं कि आओ भारतीयों, हिंदू, मुसलमान, सिख भाइयों, हमारे साथ जुटो और इन बंदरों को यानी अंग्रेजों को हमें भारत से बाहर निकालना है। डंडा फौज, चिमनदीप, और संबंध क्या है? पोस्टर लगाते हैं जिसके अंदर प्रचार किया जाता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार जो है बंदर है, उन्हें हमें यहां से मार कर भगाना है। चलिएगा, फिर बात करेंगे एक महत्वपूर्ण अध्याय जो गांधी जी से भी संबंध है और भारतीय राजनीति से भी जिसका संबंध है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन देखिएगा, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है उसने धुरी राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, और युद्ध का परिणाम जैसे कि पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं, स्पष्ट है कि मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है। तब भारतीय मुसलमानों से ब्रिटिश सरकार ने यह वादा किया था कि जब इस युद्ध का परिणाम निकलेगा, चाहे जो भी रहे, और स्वाभाविक सी बात है कि परिणाम मित्र राष्ट्रों के फेवर में ही आना था, तो तुर्की के साथ में हम सहानुभूति प्रदर्शित सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे। ये एक वादा किया था ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों से, क्योंकि तुर्की का जो शासक है जिसे खलीफा कहा जाता है, वो न केवल तुर्की का शासक या सम्राट है बल्कि संपूर्ण विश्व के इस्लाम संप्रदाय के लिए एक धार्मिक महत्व और श्रद्धा का पद है। तो उसके सम्मान के ठेस पहुंचे ऐसी कोई संधि ना की जाए, ऐसी कोई शर्त ना थोपी जाए। लेकिन होता है इसके बिल्कुल विपरीत है, पहले क्लियर कर चुका हूं। ब्रिटिश सरकार तो दोगली नीतियां अपनाती है। तो खिलाफत आंदोलन, यहां पर मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई हैं जिन्हें कॉमन रूप से कहा जाता है अली बंधु। तो भारत में खिलाफत आंदोलन को प्रयास जिनका रहता है प्रारंभिक, वो अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और देखिएगा आगे क्या होगा, आगे होगा साहब 19 अक्टूबर 1919 की डेट खिलाफत दिवस मनाया जाता है भारत में, इन दोनों भाइयों की अगुवाई में खिलाफत दिवस। अब गांधी जी जो 2 सत्याग्रह कर चुके हैं, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से, वैसे ही ब्रिटिश सरकार से काफी आहत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक अच्छा अवसर मिलता है उन्हें, किस चीज का अवसर? संपूर्ण भारत को एकजुट करके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खड़ा करने का, और हिंदू मुसलमान जो एकता स्थापित करने का एक बहुत अच्छा अवसर उन्हें मिल जाता है खिलाफत के रूप में। अब वो चाह रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों को संगठित करके कोई बड़ा आंदोलन में शुरू करो, लेकिन उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों का एक कॉमन सहयोग मिल जाए, यही उनकी मंशा रहती है। और उनका ये जो सोच है वो सफल होती है कब? जब खिलाफत कमेटी का गठन होता है, खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ये मिलते हैं उनसे जाकर अली बंधुओं से और अपनी बात रखते हैं कि भारत में एक ऐसे आंदोलन का सूत्रपात किया जाए जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता प्रदर्शित की जा सके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। चलिएगा, तो इसी क्रम में एक बैठक का आयोजन होता है 24 नवंबर 1919, जिसको हम खिलाफत कमेटी की बैठक कहते हैं। खिलाफत कमेटी की बैठक जिसका आयोजन कहां होता है? जिसका आयोजन होता है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में। और इस बैठक की विशेषता यह है कि इस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। पूरी तरह सहयोग के और रोल के अंदर नजर आते हैं महात्मा गांधी। तो खिलाफत कमेटी की बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। लेकिन अब परिणाम क्या आता है? तुर्की के साथ क्या होता है कि 10 अगस्त 1920 एक संधि जिसे हम सैब्र की संधि कहते हैं, सैब्र की संधि, उस संधि द्वारा तुर्की को विभाजित कर दिया जाता है, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला निर्णय। चलिएगा, यहां पर देखिएगा, वो केसरे हिंद की बात की थी ना मैंने, जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं, वो यहां जोड़ करके देखेंगे हम। केसरे हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो उपाधि महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकार को लौटा देते हैं। चलिएगा, अब देखेंगे हम आगे किस प्रकार से रूपरेखा तय की गई असहयोग आंदोलन की। देखिए, केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, पहले ही बता दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लौटाई जा चुकी है पूर्व में ही। अब बात करेंगे हम असहयोग आंदोलन की। यहां खिलाफत तो साथ में जुड़ी गया। दिसंबर 1920 का जो
1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन जो नागपुर में आयोजित किया जाता है, नागपुर, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? बी राघवाचार्य ने, बी राघवाचार्य। शुरुआती दौर में कई कांग्रेसी नेता इस पक्ष में नहीं है कि खिलाफत को असहयोग के साथ जोड़ा जाए, लेकिन आगे चल करके सभी की रजामंदी मिल जाती है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन के अंदर, और यहां एक लक्ष्य तय किया जाता है, स्वराज्य का लक्ष्य, जिसको उदारवादियों ने तय किया था अंग्रेजी सानिध्य में स्वराज्य, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने बता दिया है कि स्वराज्य मिलना चाहिए, सानिध्य में मिले या बाहर मिले, लेकिन हमें स्वराज्य की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ मतभेद पैदा हो जाते हैं और कांग्रेस से कुछ नेता अलग हो जाते हैं, जिसके अंदर एक महिला का नाम रहेगा एनी बेसेंट। बिल्कुल कल पढ़ा है हमने होम रूल, एनी बेसेंट यहाँ से अलग होती है। उसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद में विपिन चंद्र पाल, और एक नाम जो पहले आया है अभी शंकर आयर, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, वो व्यक्ति यहां से कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। देखिएगा, आंदोलन शुरू होने के शुरुआती दौर के अंदर ही भारतीय राजनीति को एक असहनीय और भारी सा झटका, धक्का लगता है जब भारत के गरम दल के राष्ट्रवादी नेता तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो तिलक की मृत्यु डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन असहयोग आंदोलन के शुरुआती दौर में ही तिलक की मृत्यु हो जाती है। 31 मार्च 1921 का जो विजयवाड़ा अधिवेशन रहता है कांग्रेस का, वो तिलक को समर्पित किया जाता है। तिलक को समर्पित करते हैं। तिलक की एक मूर्ति बनाई जाती है, उसका निर्माण किया जाता है मूर्ति का, और लक्ष्य निर्धारित किया भारतीय लोगों से चंदे के रूप में 1 करोड़ रुपया प्राप्त किया जाए और संपूर्ण भारतवर्ष में 20 लाख चरखे बांटे जाएं। तो विजयवाड़ा सिर्फ तिलक को समर्पित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखिएगा एक और घटना जिसका इस कालखंड से थोड़ा सा संबंध निकाल करके देखते हैं। 17 नवंबर 1921 भारत में आगमन होता है प्रिंस ऑफ वेल्स का, प्रिंस ऑफ वेल्स। और ये मुंबई जब पहुंचते हैं तो मुंबई की सड़कें वीरान मिलती हैं, क्योंकि भारतीय लोग बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं अंग्रेजी सरकार के। चलिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 17 नवंबर। चलिएगा आगे बात करेंगे असहयोग आंदोलन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी रही। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। असहयोग, मैं पहले ही बता दूं कि महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्या कहा है, कि अंग्रेज भारत में आते हैं मुट्ठी भर लोग और भारत जैसे एक विशाल देश को अपना गुलाम बना लेते हैं। रीजन उनकी ताकत नहीं है, रीजन है हम लोगों का उनको सहयोग देना। हम उनकी नौकरियां करते हैं, उनके स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनके न्याय व्यवस्था के अंदर हम विश्वास करते हैं, वकालत करते हैं, उपाधियां ग्रहण करते हैं। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम गुलाम बने हुए बैठे हैं। अगर ये सारा सहयोग हम देना बंद कर दे तो मात्र 1 वर्ष के भीतर ही अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ेगा, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। तो इसी क्रम में गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय लोगों से आह्वान करते हैं किन किन चीजों के लिए। विद्यार्थियों को कहा जाता है कि आप स्कूल कॉलेजेस छोड़ दीजिए, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजेस छोड़ दीजिए, और इसी क्रम में 90,000 से ज्यादा विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। फिर सरकारी नौकरियां छोड़ दो, सरकारी नौकरियां। उसके अलावा न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग यानी वकीलों से आग्रह किया जाता है कि ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास करना छोड़ दीजिए। उसके अलावा अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दो, उपाधियां लौटा दी जानी चाहिए। किसको लौटा दो? वापस ब्रिटिश सरकार को लौटा दो। चलिएगा इसी क्रम के अंदर देखिएगा और क्या कहा गया। शराब की दुकान और जो भी नशीली चीजें मार्केट में बिकती हैं और जिनसे एक बहुत बड़ी राशि राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त होती है, उन सबका विरोध। अंग्रेजी सरकार के अंदर जो शराब की दुकान है उनकी पिकेटिंग करना, पिकेटिंग का मतलब आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर देना, और महिलाओं की इसमें विशेष भूमिका रही है। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस प्रकार से रही बात उपाधियों की, तो 2 उपाधियां गांधी जी द्वारा, देखो पहले ही मैंने बता दिया केसरे हिंद की उपाधि। यहाँ असहयोग आंदोलन के दौरान जूल युद्ध और बोर पदक जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त है किसको? महात्मा गांधी को। ये भी महात्मा गांधी लौटा देते हैं ब्रिटिश सरकार
सरकार को। यहां वकील ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन कौन से वकील जो रहे हैं जिन्होंने वकालत छोड़ दी है गांधी जी के आह्वान पर, तो पहले व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल के साथ ही हम देख लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी राजेंद्र प्रसाद, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। उसके बाद में CR दास और विट्ठल भाई मेहता। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा वकालत छोड़ दी जाती है गांधी जी के आह्वान पर। और एक नाम और जुड़ करके आता है, लाला लाजपत राय जी। बिल्कुल, ये सारे प्रारंभिक तौर पर वकील थे और इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर वकालत छोड़ दी। और देखिएगा, इस असहयोग आंदोलन के दौरान पहला व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया वो कौन है? मोहम्मद अली। मैंने जिन्ना की बात नहीं की, ये मोहम्मद अली, शौकत अली, दो भाई थे ना जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। तो मोहम्मद अली पहले व्यक्ति जो यहाँ पर गिरफ्तार किए जाते हैं। एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, न केवल रीट के दृष्टिकोण से अन्य बड़े एग्जाम में भी पूछा जाने वाला एक सवाल कि असहयोग आंदोलन के दौरान, और आगे चल करके सविनय अवज्ञा में भी बात आती है इन्हीं की, कि जिन्होंने भारत में चल रहे आंदोलन को फैलाने के लिए खुफिया रूप से भूमिगत रेडियो का प्रयोग किया, वो व्यक्ति या वो महिला कौन थी? तो नाम निकल करके आता है उषा मेहता। तो उषा मेहता से याद करवा दूं मैं आपको हंसा मेहता। हंसा मेहता कौन थी? जिनका संबंध संविधान सभा से रहा है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला रहती हैं उषा मेहता, सॉरी हंसा मेहता। यहां मैंने आपको बताया है उषा मेहता के बारे में, खुफिया रेडियो। उसके बाद में देखिएगा, गांधी जी का जो सिद्धांत रहा है वो रहा है अहिंसा का सिद्धांत। लेकिन ऐसी अहिंसा के सिद्धांत को, क्योंकि गांधी जी तो पूरे भारत में एक साथ में जाने से रहे, तो लोगों को जैसे समझ में आया उन्होंने आंदोलन को इस प्रकार से चलाया। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां भारी मार काट लूट हुई है अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जो घटना गांधी जी के जहन में आती है हिंसक घटना के रूप में, वो है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा क्या है? तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर का एक गांव, छोटा स्थान, जहां पर एक पुलिस चौकी भी है, यहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान लोग शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे होते हैं और पुलिस उस पर हमला कर देती है। भीड़, क्यों गांधी जी सभी जगह मौजूद नहीं है, हर किसी का मतलब धैर्य उतना नहीं है जितना महात्मा गांधी का है। लोग उस मार से आहत होते हैं और क्रुद्ध होकर आक्रोश में आ जाते हैं, नाराज होकर के पुलिस चौकी में पुलिस वालों को बंद कर देते हैं, जिसमें 22 पुलिस वाले हैं। 22 पुलिस कर्मियों को चौकी में बंद करके जिंदा जला दिया जाता है। ये घटना चोरी चोरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। और जब इस घटना की जानकारी महात्मा गांधी को लगती है, वे तत्काल ही क्या करते हैं? आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कहां करते हैं? 11 फरवरी। ये घटना कब की है? ये है साहब 5 फरवरी 1922 की। तो 11 फरवरी 1922 कहां पर? तो एक जगह पर कांग्रेस की बैठक होती है, बारदोली। बारदोली में निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय? असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाता है, समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। तो 11 फरवरी 1922 बारदोली के अंदर कांग्रेस के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। देखिएगा, अब यहां पर क्या बात निकल करके आती है कि जब गांधी जी की नीति ये रहती है कि अहिंसात्मक तरीके से चलना चाहिए, लेकिन भारत की राजनीति में हर व्यक्ति गांधी जी के समान अहिंसात्मक नीति पर चलने वाला नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जो उग्र स्वभाव से थे और मुख्य रूप से यहां कुछ नाम निकल करके आते हैं। दोनों तो नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, नेहरू स्क्वायर कह देता हूं मैं यहां शॉर्ट में आपको। दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हीं के साथ में है CR दास और अली बंधु। ये कुछ लोग होते हैं जो गांधी जी के इस निर्णय को पसंद नहीं करते हैं और गांधी जी के इस निर्णय से कहीं ना कहीं निराशा का भाव महसूस कर। आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा है, देशव्यापी आंदोलन, पूरे देश में लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, सफल होने ही वाले हैं, और गांधी जी तत्काल इसको स्थगित कर देते हैं। तो यहां कहीं ना कहीं गांधी जी की आलोचना होती है और मुख्य रूप से ये लोग हैं जो गांधी जी के इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। और गांधी जी इसका जवाब देते हैं यंग इंडिया में अपने एक लेख द्वारा।
यंग इंडिया में वे क्या लिखते हैं, चाहे लोग मेरी आलोचना करें, चाहे लोग मुझे दोषी ठहराएं, चाहे लोग मुझे मार ही क्यों न डाले, लेकिन मैं किसी भी सूरत में हिंसा का रास्ता न तो अपनाऊंगा, न अपने आंदोलन में किसी को अपनाने दूंगा। मुझे ये आंदोलन हिंसा के शर्त पर 1% मतलब बिल्कुल किसी भी हाल में मुझे ये पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है कि मेरे आंदोलन के अंदर यानी इस आजादी जैसे पवित्र उद्देश्य के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन में हिंसा का सहारा लिया जाए। चलिएगा, तो आंदोलन के स्थगन की घोषणा हो जाती है। बारदोली में हो रही कांग्रेस की एक बैठक के अंदर काफी कांग्रेसी नेता नाराज, असंतुष्ट, लेकिन गांधी जी का स्पष्टीकरण यंग इंडिया में कि मैं हिंसा को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। चलिएगा, आगे की घटनाओं पर चर्चा करते हैं। ब्रिटिश सरकार इसी मौके की तलाश में थी। आंदोलन स्थगित हो गया, यानी गांधी जी अगर बाहर रहे तो फिर कुछ ना कुछ नया कर देंगे, और इसी क्रम में 10 मार्च 1922 के अंदर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा क्या चलता है, असंतोष भड़काने का, भारतीय जनता को भड़काने का आरोप लगता है। और उस समय जो जज रहते हैं जिनके द्वारा सजा सुनाई जाती है, ब्रूमफील्ड नामक एक जज द्वारा असंतोष भड़काने का आरोप लगा करके गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हो जाती है। 6 वर्ष की सजा, हालांकि 6 वर्ष पूरे नहीं करते हैं, बीच में स्वास्थ्य खराब हो जाता है और 1924 में इनको रिलीज कर दिया जाता है। 1924 में गांधी जी जो है रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज की जो इनकी डेट रहती है वो डेट रहती है, क्या डेट रहती है, जब गांधी जी रिलीज हो गए। गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया था 10 मार्च 1922 के दिन, तो देखिए 1924 में गांधी जी रिलीज कर दिए जाते हैं। 1924 में क्यों कर दिए, स्वास्थ्य खराब है साहब। स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को सजा पूर्व यानी पूरी होने से पहले ही रिलीज कर दिया जाता है। चलिएगा, आगे बात करूंगा मैं। गांधी जी रिलीज होकर के आ गए। अब गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1924 का एक अधिवेशन जो कहां हुआ था, बेलगांव, और गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जहां गांधी जी अध्यक्ष के रूप में रहे, बेलगांव अधिवेशन 1924। चलिएगा, अब मैंने बताया ना सी आर दास से रिलेटेड एक फैक्ट निकल करके आता है, सी आर दास, और दूसरा नाम निकल करके आता है मोतीलाल नेहरू। ये घटना रहेगी 1923 की। इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और घटना पर आते हैं 1923। बिल्कुल, ये जो चॉइस की घटना है इसको एक बार यही रोकते हैं, बात करेंगे 1923 की। 1923 के अंदर, इससे पूर्व कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि हम किसी भी प्रकार के विधान परिषदों के चुनावों में भाग नहीं लेंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे। लेकिन गांधी जी के गिरफ्तारी के दौरान सी आर दास और मोतीलाल नेहरू फर्स्ट, इनके द्वारा कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 का वर्ष है, इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही किया जाता है। और क्या कहा जाता है कि विधान परिषद के चुनाव में हम लोग भाग लेंगे, क्योंकि भाग लेंगे, राजनीति में प्रवेश करेंगे तो ही अपनी नीतियों से ब्रिटिश सरकार को प्रभावित कर सकते हैं अपने पक्ष में। देखिएगा, यहां पर स्वराज पार्टी का गठन कब किया जाता है, 5 फरवरी 1924 को क्या घटना घटित रहती है उसको भी मैं समझाऊंगा। अब गांधी जी जेल से छूटकर बाहर आ गए, बेलगाम की अध्यक्षता कर ली, तो यहां पर सी आर दास और गांधी जी के मध्य होता है दास गांधी समझौता। स्वराज पार्टी के बाद में इलेक्शन में लड़ने के लिए संदर्भ में दोनों के बीच में एक मत हो जाते हैं ये लोग। चलिएगा, दास गांधी समझौते के बाद में बात करूंगा मैं एक क्रांतिकारी घटना की। देखो, क्रम से ही बढ़ रहे हैं। 1924 के बाद उस घटना के बारे में जानेंगे जो 1925 में घटित हुई है। क्रांतिकारी घटना है, क्योंकि देखिए गांधी युग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उनको भी देख लेना जरूरी रहेगा। 9 अगस्त 1925 महत्वपूर्ण घटना, काकोरी कांड। देखिएगा, एक तरफ जहां गांधी जी हिंसात्मक तरीके से देश को आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, तो कुछ युवा लोग ऐसे भी हैं जो लोग हिंसक तरीके से खून के बदले खून
इस नीति को फॉलो करते हुए भी देश की आजादी के लिए प्रयासरत हैं। काफी सारे नाम इसमें जुड़ करके सामने आते हैं। तो काकोरी कांड क्या है? काकोरी कांड एक काकोरी स्टेशन की घटना है, जहां पर ब्रिटिश सरकार का जो खजाना एक ट्रेन लेकर के जा रही होती है, कुछ क्रांतिकारियों द्वारा उस ट्रेन को लूट लिया जाता है, उस खजाने को लूट लिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से नाम निकल करके आता है राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, देखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद में रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, और एक नाम और निकल करके आता है अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान कौन है? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम युवक। ठीक है साहब, तो ये कुछ लोग जिनके ऊपर इस प्रकार का अंग्रेजी शिकंजा कसता है इस घटना के बाद में। और दिसंबर 1925 के अंदर, दिसंबर 1925 में इन लोगों को फांसी दे दी जाती है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और एक व्यक्ति जिनका नाम यहां पर और जुड़ता है, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल को उम्र कैद की सजा दी जाती है। उम्र कैद किसे मिली है? सचिंद्र सान्याल को। और किन किन लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को। चलिएगा अब देखिएगा, काकोरी कांड से काफी लोग जुड़े हुए थे, जिसमें से एक नाम और निकल करके आता है चंद्रशेखर आजाद का, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था और सारी क्रांतिकारी गतिविधियां उनके द्वारा संपादित की जा रही थी। बहुत से लोग उसमें सदस्य के रूप में होते हैं। तो लगभग जितने भी क्रांतिकारी रहे काकोरी कांड या उससे पहले या बाद की घटनाओं के, उन सभी को ब्रिटिश सरकार ने कहीं ना कहीं पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, सजा दे दी। एक ही व्यक्ति जो अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आते हैं, और वो है कौन? वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या हुआ देखिएगा, हम यहां देख लेते हैं। आजाद जो काफी सारे केस उन पर चलते हैं, काकोरी कांड चलता है, लाहौर षड्यंत्र चलता है, सैंडर्स की हत्या में भी वो भगत सिंह के साथ सहयोगी के रूप में है, लेकिन इन सभी से वे बचते रहते हैं। और अंत में क्या होता है? मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, बिल्कुल आजाद ही रहे वो। 27 फरवरी 1927 अल्फ्रेड पार्क कलकत्ता के अंदर एक अंग्रेजी मुठभेड़ के अंदर ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि इन्होंने गोली कम बची है, अंतिम गोली स्वयं को मार ली, और कहा उसी बात को चरितार्थ किया कि मैं अंग्रेजों के हाथों जीते जी नहीं लगूंगा, यानी कि मेरी जो डेड बॉडी है, शव है, वो ही अंग्रेज पा सकते हैं, अंग्रेजों के बस की बात नहीं कि वो मुझे जिंदा गिरफ्तार कर सके। चलिएगा, तो अल्फ्रेड पार्क कलकत्ता के अंदर मुठभेड़ के अंदर जो है चंद्रशेखर आजाद, जो कि काकोरी कांड के अंतिम अभियुक्त माने हैं ब्रिटिश सरकार ने, उन्हें भी मार दिया जाता है। चलिएगा, तो यहां देखिएगा हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा, जिसके अंदर हमने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सारी घटनाओं में से महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आते हैं काफी सारे एग्जाम के अंदर। चलिएगा, तो बात करेंगे अगली घटना की, साइमन कमीशन। बिल्कुल पूरे भारत में इसका विरोध होता है, साइमन कमीशन। 7 सदस्यीय एक कमीशन भारत आता है। देखिएगा, अब साइमन कमीशन के पास्ट में जाकर के अगर एक चीज हम देखें, साइमन कमीशन से 8 वर्ष पूर्व 1919 के अंदर भारत सरकार अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1919 कहां तक सफल रहा, 10 वर्षों के पश्चात एक ऐसी संवैधानिक कमेटी या कमीशन बनाकर के भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य था 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सफलता की जांच करना। लेकिन उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में, कंजर्वेटिव, और इस सरकार को विश्वास था
कि अगले इलेक्शन के अंदर हम लोगों का पत्ता कटने वाला है और लेबर पार्टी आने वाली है, और लेबर पार्टी कहीं ना कहीं भारत के हितों को ध्यान में रख करके भारत के प्रति नरमी वाला रवैया अपनाएगी निश्चित तौर पर। तो इसी भय के कारण 10 वर्ष बाद आने वाले कमीशन को इन्होंने 8 वर्ष बाद ही भारत भेज दिया। भारत भेज दिया जाता है। कब भेज दिया जाता है? साइमन कमीशन भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है, जिसमें एक भी भारतीय नहीं है, इसलिए भारतीय लोगों ने उसे व्हाइट मैन कमीशन कहा है। कमीशन देखिएगा, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, 7 सदस्य जो है वो अंग्रेज हैं, इस वजह से पूरे भारत में इसका विरोध होता है। पूरे भारत में इस कमीशन का विरोध होता है। जगह जगह पर जहां जहां साइमन कमीशन पहुंचता है वहां वहां साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, और इसी क्रम में एक प्रकार का विरोध जो है पंजाब के अंदर, जब साइमन कमीशन पंजाब पहुंचता है और पंजाब पहुंचने पर 3 अक्टूबर 1928 के दिन वहां पर भी साइमन कमीशन का विरोध होता है, जिसका नेतृत्व करते हैं भारत के क्रांतिकारी या गरम दल के नेता लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन होता है साइमन कमीशन के विरोध में। और इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना 3 अक्टूबर 1928 के दिन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो सैंडर्स नामक एक अंग्रेज अधिकारी है, सैंडर्स, उसके द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया जाता है और उसी क्रम में लाठियों की चोट लगने के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और जब वे अपने मृत्यु के निकट होते हैं तो ये बहुत अच्छा सा एक पॉइंट निकल करके आता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि जब उनके सर पर लाठियों की चोट हो रही और घायल अवस्था में, तो उन्होंने जो अंतिम शब्द कहे वो ये कहे कि मेरे सिर पर पड़ने वाली ये लाठियां मेरे सिर पर पड़ रही चोट नहीं है, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत पर ठुकने वाली अंतिम कील साबित होगी। यानी कि उन्होंने अपने सर पर पड़ने वाली लाठियों की तुलना किससे की है? ब्रिटिश साम्राज्य के अंत से की है। और ऐसा ही आगे परिणित होता है। लाला की मृत्यु से भारतीय क्रांतिकारी युवक बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। और इसी क्रम के अंदर 17 दिसंबर 1928 के दिन भगत सिंह के नेतृत्व में, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं और चंद्रशेखर आजाद हैं, इनके द्वारा इस सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सैंडर्स की हत्या करने वाले दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? भगत सिंह। और सदस्य कौन कौन है? राजगुरु हैं और चंद्रशेखर आजाद हैं। इस क्रम में हम देखते हैं कि जो भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, इसके अलावा बहुत से दूसरे जो क्रांतिकारी नेता रहे हैं, युवा नेता, जिसमें हमने राम प्रसाद बिस्मिल को देखा था, रोशन लाल, उसके बाद में राजेंद्र लाहिड़ी को देखा था, अशफाक उल्लाह खान, इन सभी को आगे चल करके ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है। और इसमें जो ये मुख्य व्यक्ति हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद। मैंने वैसे पहले टॉपिक में क्लियर कर दिया पॉइंट के अंदर कि चंद्रशेखर आजाद जो होते हैं वे अंतिम अभियुक्त माने गए हैं काकोरी कांड के, और इनको भी अल्फ्रेड पार्क कलकत्ता के अंदर पुलिस मुठभेड़ में मार दिया जाता है। चलिएगा, बात करेंगे आगे भगत सिंह से संबंधित जो तथ्य निकल करके आता है। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की है। क्यों की है? क्योंकि लाला लाजपत राय जो हैं उनकी मृत्यु का कारण माने गए हैं सैंडर्स। साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन। चलिएगा आगे देखते हैं हम भगत सिंह से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना, भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त। घटना है 8 अप्रैल 1928 की। 8 अप्रैल 1928 क्या महत्वपूर्ण घटना होती है इस दिन? देखिएगा साहब, इस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कहां पहुंचते हैं? दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली की, सीधे शब्दों में हम असेंबली ही कहते हैं, दिल्ली असेंबली बम कांड। दिल्ली की असेंबली पर, लेजिस्लेटिव असेंबली पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और साथी कौन है? बटुकेश्वर दत्त।
बटुकेश्वर दत्त, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इस असेंबली पर खाली बेंचों पर बम फेंके जाते हैं। मतलब इनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, और साथ ही ये अपने हाथों में, दोनों हाथों में पर्चे लिए होते हैं और पर्चों को उस असेंबली भवन में बिखेरते हैं, उन पर्चों को उछालते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो पहली बात तो हो गई बम, दूसरी बात हो गई पर्चे, और तीसरी बात हो गई इनकलाब जिंदाबाद। नारे लगाए जाते हैं किसके द्वारा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं। यहाँ एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, इनकलाब जो शब्द है, इनकलाब जिंदाबाद, ये मोहम्मद इकबाल ने अपनी एक रचना में दिया है, और इसको जीवंत किसने किया है, तो भगत सिंह ने किया है। इसी क्रम में भगत सिंह के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, चाहे इनकलाब जिंदाबाद कह दो या भगत सिंह जिंदाबाद कह दो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद इस नारे को जीवंत करने वाला व्यक्ति है भगत सिंह। ये शब्द है सुभाष चंद्र बोस के। देखिएगा, इस दिल्ली असेंबली की जो बैठक चल रही है, इसकी बैठक एक भारतीय व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम है विट्ठल भाई के द्वारा इस दिल्ली असेंबली की अध्यक्षता की जाती है, और उसी क्रम में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का बम फेंकना, पर्चे बांटना और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना, और वहां से वे भागते नहीं है, बल्कि ब्रिटिश जो सेना है, ब्रिटिश जो पुलिस अधिकारी है, उनके द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन पर कौन सा केस लगता है, उनके ऊपर बहुत से केस लगते हैं, जैसे कि काकोरी कांड से भी उनका संबंध माना जाता है, सैंडर्स की हत्या की है। तो इस ओवरऑल सभी को लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा दर्ज होता है। लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें अंततोगत्वा फांसी की सजा सुनाई जाती है। 23 मार्च, याद रखने लायक तिथि है, 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन क्रांतिकारी युवा नेता जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, और इन पर केस जो चलता है वो षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलता है। और इसी क्रम के सबसे अंतिम जो अभियुक्त माने हैं ब्रिटिश सरकार ने, वो किसे माना है, चंद्रशेखर आजाद को। बिल्कुल वही चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने कहा था कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। और ऐसा कहते हैं कि अल्फ्रेड पार्क पर जब उनके साथ पुलिस मुठभेड़ होती है तो अंतिम गोली बजती है, वो स्वयं को गोली मार देते हैं, और उनका जो शव पड़ा हुआ है, उनका इतना अधिक खौफ होता है अंग्रेजों के अंदर कि उनके शव के पास जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते, और उनके शव पर ही कई राउंड फायर किए जाते हैं। उसके बाद उनके शव तक अंग्रेजी सेना पहुंचती है। तो 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव चलेगा। इसी क्रम में एक नाम और निकल करके आता है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जतिन दास। जब इन सारे क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, तब एक व्यक्ति जिसका नाम है जतिन दास, वो ये मांग करता है अन्य कैदियों के साथ में मिलकर के जिन जिन लोगों पर राजनीतिक मुकदमा चल रहा है, ब्रिटिश शासन को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा चल रहा है, इन सारे कैदियों को राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इसी क्रम में ये भूख हड़ताल करते हैं, और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, जतिन दास की। कब मृत्यु होती है, 13 सितंबर 1929 को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है कि भारत के उन लोगों को जिनको ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक विद्रोह या किसी प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया है, तो उन सभी को राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिया जाना चाहिए। जतिन दास का नाम यहां निकल करके आता है। तो इस पहले वीडियो में, तीसरे पार्ट के पहले वीडियो में इतनी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है। अगले वीडियो के अंदर आगामी जो भी रहेगा, जिसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी की भूमिका, उसके बाद में आगे हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, और भी छोटे छोटे जो भी फैक्ट निकल करके आएंगे उस क्रम में उस पर चर्चा करेंगे। और 2 वीडियोस के अंदर इस थर्ड पार्ट को मैंने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार से निरंतर आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिएगा वीडियोस के साथ कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, तभी वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि हर वीडियो दूसरे वीडियो के साथ कहीं ना कहीं अटैच है। पहला वीडियो देखने पर ही दूसरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो आप लोगों से ये अपील, गुजारिश कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू।